नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए विवादों से जुड़ी खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते का एपिसोड और पहले नजर डालते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों पर। पहली खबर, आईडीबीआई बैंक के विनिवेश का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए इस हफ्ते एक अच्छी खबर आई। खबर यह है कि कनाडा की दिग्गज पीई कंपनी फेयरफैक्स एक बेहतर सौदे यानी नई शर्तों के साथ आईडीबीआई बैंक के लिए बोली लगाने की दौड़ में वापस आ गई है। कनाडा के अरबपति प्रेम वत्स की कंपनी फेयरफैक्स अब कैश डील में आईडीबीआई बैंक को खरीदने के लिए तैयार है। हालांकि विनिवेश के बाद भी आईडीबीआई बैंक की पहचान बनी रहेगी। नई शर्तों के मुताबिक फेयरफैक्स की भारतीय इकाई फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स की ओर से आईडीबीआई बैंक के लिए बोली लगाई जाएगी। चूंकि फेयरफैक्स सीएसबी यानी कि कैथलिक सीरियस बैंक की भी प्रमोटर है, तो डील पूरी होने के बाद सीएसबी बैंक का आईडीबीआई बैंक में विलय कर दिया जाएगा। क्योंकि भारतीय बैंकिंग नियमों के मुताबिक कोई एक निवेशक एक समय पर दो बैंकों का प्रमोटर नहीं हो सकता। खबर के चलते 18 मार्च को आईडीबीआई बैंक का शेयर 2.25% गिरकर 82 रुपये 30 पैसे पर और एलआईसी का शेयर करीब 2.25% की गिरावट के साथ 904 रुपये 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, सोमवार 18 मार्च की शाम को यानी बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स की ओर से दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस में 2.34 करोड़ शेयरों यानी 0.65% हिस्सेदारी की बिक्री की जाएगी। ब्लॉक डील के जरिए होने वाले इस सौदे से टाटा सन्स को करीब 1.13 अरब डॉलर या करीब 9,362 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजों को दिए गए डेटा के मुताबिक 2.34 करोड़ शेयरों की इस बिक्री के लिए 4,001 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2023 तक टाटा सन्स के पास टीसीएस की 72.38% हिस्सेदारी थी। 18 मार्च को खबर आने से पहले टीसीएस का शेयर 1.78% की गिरावट के साथ 4,144 रुपये 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार 19 मार्च को टीसीएस के 2.02 करोड़ शेयरों यानी 0.65% इक्विटी की बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसमें टीसीएस की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने अपना हिस्सा बेचा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4,043 रुपए के औसत भाव पर हुए सौदे के जरिए टाटा सन्स को करीब 9,000 करोड़ रुपए की रकम मिली है। 19 मार्च को टीसीएस का शेयर 4% से ज्यादा गिरकर 3,971 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। तीसरी खबर, सोमवार 18 मार्च को फिनटेक कंपनी पेटीएम का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 389 रुपये 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। दरअसल एनपीसीआई से यूपीआई बिजनेस को जारी रखने के बाद पेटीएम के शेयर में तेजी देखने को मिली। पेटीएम की यूपीआई सेवाएं एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, येस बैंक और एसबीआई के साथ जारी रहेंगी। 20 मार्च को खबर थी कि आरबीआई की सख्ती के बाद पेटीएम के ऐप पर पेमेंट्स बैंक से जुड़ी सेवाएं बंद हो गई हैं। कंपनी की ओर से मोबाइल ऐप पर वॉलेट को हटा दिया गया है और वॉलेट की जगह 4 बैंकों को जोड़ा गया है, जिनके जरिए कंपनी की तरफ से यूपीआई सेवा दी जा रही है। यानी कि पेटीएम भी अब गूगल पे और फोन पे की तरह यूपीआई सर्विस कंपनी बन चुकी है। 20 मार्च को पेटीएम का शेयर 3.5% की बढ़त के साथ 420 रुपये 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, 18 मार्च की शाम को खबर आई कि प्रमोटर कंपनियां आदित्य बिरला कैपिटल और सन लाइफ इंडिया एएमसी इन्वेस्टमेंट्स की ओर से 19 से 20 मार्च को ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी में कुल 11.47% तक हिस्सेदारी बेची जाएगी। प्रमोटर कंपनियों ने इस कंपनी में मिनिमम शेयर होल्डिंग से जुड़े नियमों को पूरा करने के लिए यह फैसला किया है। 18 मार्च को आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का शेयर करीब 1.25% की गिरावट के साथ 472 रुपये 70 पैसे के भाव पर बंद हुआ। 19 मार्च को खुले नॉन रिटेल हिस्से को अच्छा रिस्पांस मिला, जिसके बाद प्रमोटर कंपनियों ने ओवर सब्सक्रिप्शन का विकल्प चुनने का फैसला किया। 450 रुपये के फ्लोर प्राइस वाले इस ओएफएस में संस्थागत निवेशकों के हिस्से को 2.17 गुना ज्यादा बोलियां मिली। यानी कि अब इस ओएफएस में कुल 72.76 लाख शेयर जारी किए जाएंगे। 19 मार्च को आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का शेयर करीब 3.25% गिरकर 461 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार 20 मार्च को रिटेल निवेशकों के लिए खुले हिस्से को बेहद ठंडा रिस्पांस मिला। ओएफएस में रिटेल निवेशकों का कोटा केवल 0.09 गुना ही भर पाया। हालांकि संस्थागत निवेशकों के हिस्से को मिले अच्छे रिस्पांस से इशू पूरा भर पाने में कामयाब रहा। 20 मार्च को आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का शेयर करीब 1.25% गिरकर 455 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। पांचवी खबर, सोमवार 18 मार्च को टाटा स्टील ने स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी कि कंपनी की यूके डिवीजन ने वेल्स में स्थित पोर्ट टैल्बर्ट इकाई के कोक ओवंस के ऑपरेशंस को बंद करने का फैसला लिया है। ऑपरेशनल स्टेबिलिटी कम होने के चलते यह फैसला लिया गया है, जिसको लेकर कंपनी पहले भी घोषणा कर चुकी है। इसी के चलते अब कंपनी की कोयले के इंपोर्ट को बढ़ाने की योजना है। 19 मार्च को टाटा स्टील का शेयर 0.5% से ज्यादा की कमजोरी के साथ
₹148.70 के स्तर पर बंद हुआ। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के हवाले से खबर आई कि भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर्स ब्रजभूषण सिंगला और नीरज सिंगला की धोखाधड़ी से वित्तीय संस्थानों को 11,446 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि भूषण स्टील ने 150 से ज्यादा शेल कंपनियां बना रखी थी और इनके जरिए पैसों की हेराफेरी की गई। ईडी को पता चला है कि बैंकों के इस पैसे का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने में किया गया है। 2018 में भूषण स्टील को खरीदने वाली कंपनी टाटा स्टील के शेयर में 21 मार्च को 3% से ज्यादा की मजबूती के साथ ₹150.20 के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। छठी खबर, मंगलवार 19 मार्च को सरकारी कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लैंड एंड एसेट्स यानी नॉन कोर एसेट्स के डीमर्जर के बाद बनी कंपनी SCI लैंड एसेट्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग मिलीजुली रही। ₹27.05 के एडजस्टेड प्राइस के मुकाबले SCI लैंड एसेट्स का शेयर NSE पर ₹46.70 पर खुला। हालांकि ओपनिंग के बाद शेयर में 5% का निचला सर्किट लग गया और क्लोजिंग भी ₹44.40 के स्तर पर यानी निचले सर्किट पर हुई। SCI लैंड एसेट्स का गठन नवंबर 2021 में SCI के नॉन कोर एसेट्स के डीमर्जर के लिए किया गया था। यह सरकार की रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके जरिए सरकार की कंपनी में 63.75% हिस्सा बेचने की योजना है। सातवीं खबर, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के बोर्ड ने सिल्वर लीफ कैपिटल सर्विसेज के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। इस मर्जर के तहत सिल्वर लीफ कैपिटल के शेयरधारकों को अपने हर एक शेयर के बदले में शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के 100 शेयर दिए जाएंगे। खबर के चलते 19 मार्च को शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का शेयर 4% से ज्यादा गिरकर ₹1,594 के स्तर पर बंद हुआ था। आठवीं खबर, मंगलवार 19 मार्च को पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज के IPO के तहत जारी शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग निराशाजनक रही। NSE पर पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज का शेयर ₹289.20 पर खुला, जो कि ₹295 के इशू प्राइस के मुकाबले करीब 2% के डिस्काउंट पर है। JG केमिकल्स, RK स्वामी और गोपाल स्नैक्स के बाद ये चौथी कंपनी है जिसकी लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई। इस IPO को रिस्पॉन्स भी कुछ खास नहीं मिला था। ये IPO केवल 1.25 गुना के आसपास ही भरा था, जिससे कंपनी ने 601.5 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार की समाप्ति पर पॉपुलर सर्विसेज एंड सर्विसेज का शेयर ₹289.20 के ओपनिंग प्राइस से करीब 4.5% नीचे ₹276.45 पर बंद हुआ, जो कि ₹295 के इशू प्राइस से करीब 6.25% के डिस्काउंट पर है। नौवीं खबर, स्पाइसजेट के CMD अजय सिंह और ईज माई ट्रिप के फाउंडर निशांत पिट्टी ने संयुक्त रूप से संकटग्रस्त एयरलाइन गो फर्स्ट को खरीदने के लिए अपनी बोली को 100 से 150 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। इसके बाद कुल बोली की रकम 1600 करोड़ रुपए से बढ़कर 1700 से 1750 करोड़ रुपए हो गई है। क्रेडिटर्स की कमेटी की ओर से कहे जाने के बाद ये बोली बढ़ाई गई है। दाखिल की गई बोलियों का इसी महीने मूल्यांकन किया जाएगा। आपको बता दें कि निशांत पिट्टी की BGB एयरवेज में बड़ी हिस्सेदारी है, जिसके साथ मिलकर कंसोर्टियम में अजय सिंह ने ये बोली जमा की है। 20 मार्च को स्पाइसजेट का शेयर 2% से ज्यादा गिरकर ₹58.36 पर और बॉम्बे बर्मा का शेयर करीब 1/4% गिरकर ₹1,538.10 के भाव पर बंद हुआ था। 10वीं खबर, टाइम टेक्नोप्लास को पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी PESO से ग्रीन हाइड्रोजन सिलेंडर के उत्पादन की मंजूरी मिल गई है। कंपनी को हाई प्रेशर यानी ज्यादा दबाव वाले टाइप 4 कंपोजिट सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंजूरी मिली है। इस तरह ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन सिलेंडर उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बन गई है। कंपनी की ओर से इन सिलेंडर्स के पहले लॉट की अथॉरिटी की ओर से जॉइंट टेस्टिंग और जांच के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। 20 मार्च को टाइम टेक्नोप्लास के शेयर में 6.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ ₹506.50 के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली। 11वीं खबर, प्रॉक्सिमस ओपल ने रूट मोबाइल के लिए ओपन ऑफर लॉन्च किया है। पब्लिक शेयर होल्डर से 26% हिस्सा खरीदने के लिए ये ओपन ऑफर लॉन्च किया गया है। ये ऑफर ₹1,626.40 के भाव पर लॉन्च किया गया है, जो कि मंगलवार 19 मार्च के क्लोजिंग भाव ₹1,578.75 से करीब 3% के प्रीमियम पर है। प्रीमियम पर ओपन ऑफर लॉन्च होने की खबर से 20 मार्च को रूट मोबाइल के शेयर में 2% की बढ़त के साथ ₹1,611 के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। 2023 में रूट मोबाइल ने प्रॉक्सिमस ग्रुप की सब्सिडरी प्रॉक्सिमस ओपल के साथ डील की थी, जिसके तहत रूट मोबाइल के प्रमोटर्स अपनी पूरी 57.56% हिस्सेदारी बेचेंगे। साथ ही रूट मोबाइल के फाउंडर्स प्रॉक्सिमस ओपल में 14.5% हिस्सेदारी खरीदेंगे। 12वीं खबर, भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी भारतीय हेक्साकॉम को IPO लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिल गई है। इस कंपनी में भारतीय एयरटेल की 70% हिस्सेदारी है। वहीं केंद्र सरकार के पास भी टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया यानी TCIL के जरिए 30% हिस्सेदारी है। 20 मार्च को भारतीय एयरटेल का शेयर 1/4% की मजबूती के साथ ₹1,231.60 के स्तर पर बंद हुआ। 21 मार्च को खबर आई कि भारतीय हेक्साकॉम का IPO अप्रैल के पहले हफ्ते में आ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी IPO के जरिए करीब 4,300 करोड़ रुपए जुटा सकती है, जिससे कंपनी का कुल वैल्यूएशन
28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। 21 मार्च को भारतीय एयरटेल का शेयर करीब 0.25% गिरकर 1,223.05 के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, जुपिटर वैगन्स के बोर्ड ने बोनाट्रांस इंडिया के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस अधिग्रहण पर कंपनी की ओर से 271 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस अधिग्रहण के बाद बोनाट्रांस इंडिया कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी और जुपिटर वैगन्स की आयातित यानी इंपोर्टेड पहियों पर निर्भरता कम हो जाएगी। 20 मार्च को जुपिटर वैगन्स के शेयर में 1.5% की कमजोरी के साथ 333.70 के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। 14वीं खबर, बुधवार 20 मार्च को ज्योति स्ट्रक्चर के शेयर में शुरुआती कारोबार में 4% तक का उछाल देखने को मिला। असल में कंपनी के बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए 175 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 21 मार्च इस राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट तय की गई है, यानी कि इस दिन को जिन शेयरधारकों के पास इस कंपनी की होल्डिंग होगी उनको हर 37 शेयरों पर 6 राइट्स शेयर जारी किए जाएंगे। हालांकि राइट्स इशू को मंजूरी की खबर से शेयर 5% के निचले सर्किट पर 23.25 के स्तर पर बंद हुआ, क्योंकि राइट्स इशू का प्राइस 15 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जो कि 19 मार्च की क्लोजिंग से 37.5% के डिस्काउंट पर है। 15वीं खबर, एचडीएफसी के बॉन्ड्स को अब इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स का तगमा नहीं मिलेगा, क्योंकि एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय हो गया है। विलय के बाद भी एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से एचडीएफसी के बॉन्ड्स को इंफ्रा बॉन्ड की पहचान बनाए रखने की मांग रखी थी, लेकिन रिजर्व बैंक ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों के बॉन्ड्स के लिए रिजर्व बैंक के नियम अलग अलग हैं। 21 मार्च को एचडीएफसी बैंक का शेयर 1% चढ़कर 1,445.40 के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, बुधवार 20 मार्च की शाम को टीवीएस मोटर के बोर्ड ने कंपनी और शेयरधारकों के बीच स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के मुताबिक कंपनी की ओर से शेयरधारकों को प्रेफरेंशियल बोनस शेयर जारी किए जाएंगे। शेयरधारकों को अपने एक शेयर पर 4 प्रेफरेंशियल बोनस शेयर जारी होंगे, जो कि स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट भी कराए जाएंगे। इस स्कीम के तहत कंपनी के जनरल रिजर्व से 1,900 करोड़ रुपए की रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। 21 मार्च को टीवीएस मोटर का शेयर 1% की मजबूती के साथ 2,055.55 के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, गुरुवार 21 मार्च को क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज के आईपीओ के तहत जारी शेयरों की लिस्टिंग हुई, जो कि ठीक ठाक रही। एनएसई पर क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज का शेयर 785 रुपए पर खुला, जो कि 715 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले करीब 10% के प्रीमियम पर है। इस आईपीओ को निवेशकों से रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला था। यह आईपीओ कुल 13.5 गुना के आसपास भरा था, जिसके जरिए कंपनी ने 300.13 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार की समाप्ति पर क्रिस्टल इंटीग्रेटेड का शेयर 785 रुपए के ओपनिंग प्राइस से 9% से ज्यादा गिरकर 713 रुपए पर बंद हुआ, जो कि 715 रुपए के इशू प्राइस से 1/4% के डिस्काउंट पर है। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है, ऑन द रडार के जरिए, और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नया आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यूनिक बॉन्ड नंबर सहित इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी का 21 मार्च तक खुलासा करने का निर्देश दिया था। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकता है, उसे चुनावी बॉन्ड की सभी जानकारियों का खुलासा करना ही होगा। इस बीच करीब 10 राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से घोषणा की है कि उन्हें किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है। 18 मार्च को एसबीआई का शेयर हल्की बढ़त के साथ 732.45 के स्तर पर बंद हुआ। 21 मार्च की शाम को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए चुनावी बॉन्ड का पूरा डेटा जारी कर दिया कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को चुनावी बॉन्ड्स के जरिए कितना चंदा दिया था। इसके मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को मिले कुल 6,060 करोड़ रुपए में से सबसे ज्यादा 584 करोड़ रुपए मेगा इंजीनियरिंग यानी MEIL ने दिए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस को मिले 1,610 करोड़ रुपए में से 542 करोड़ रुपए लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने दिए हैं। कांग्रेस पार्टी को चुनावी बॉन्ड्स के जरिए 1,422 करोड़ रुपए मिले हैं और इनमें से सबसे ज्यादा 110 करोड़ रुपए वेस्टर्न यूपी पावर ने दिए हैं। 22 मार्च को एसबीआई का शेयर करीब 1/4% की बढ़त के साथ 746.50 के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, अदानी ग्रुप इस हफ्ते कई खबरों के चलते फोकस में रहा। अमेरिका में ग्रुप के खिलाफ जांच चलने की खबरों से अदानी ग्रुप के शेयरों में सोमवार 18 मार्च को ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। खबरों के मुताबिक एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में अमेरिकी जांच एजेंसी अदानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अदानी और उनकी कंपनियों के रिश्वतखोरी में शामिल होने की आशंका पर जांच कर रही है। जांच की खबरों से अदानी ग्रुप के डॉलर बॉन्ड्स में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि ग्रुप का कहना है कि उनके खिलाफ जांच को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। 18 मार्च को कारोबार के अंत पर अदानी पोर्ट का शेयर करीब 1.5% गिरकर 1,265.45 पर और अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 0.25% की गिरावट के साथ 3,110 रुपए पर बंद हुआ।
19 मार्च को खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अदानी पावर की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें कंपनी ने राजस्थान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को की गई पावर सप्लाई से जुड़े 1376.35 करोड़ रुपए के बकाया लेट पेमेंट सरचार्ज की मांग की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2 साल पहले फैसला सुनाया गया था। खबर के चलते 19 मार्च को अदानी पावर का शेयर 2.25% गिरकर 517 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 21 मार्च को खबर थी कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी M&M ने अदानी टोटल गैस की सब्सिडरी कंपनी अदानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड यानी ATEL के साथ करार किया है। 21 मार्च को M&M का शेयर करीब 1.5% की मजबूती के साथ 1,870 रुपये पर और अदानी टोटल गैस का शेयर हल्की कमजोरी के साथ 935 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो को 8.57 करोड़ रुपए से ज्यादा का GST ऑर्डर मिला है। गुजरात स्टेट टैक्स के डेप्यूटी कमिश्नर ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के संबंध में कंपनी को ये ऑर्डर जारी किया है। जोमैटो ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि ऑर्डर में कंपनी से करीब 4 करोड़ 12 लाख रुपए के GST का पेमेंट करने को कहा गया है। खबर के चलते 18 मार्च को जोमैटो का शेयर करीब 1.5% गिरकर 157 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 20 मार्च को खबर आई कि कंपनी ने शाकाहारियों के लिए सिर्फ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने के लिए सर्विस लॉन्च की है। ये सेवा प्योर वेज मोड के नाम से शुरू की गई है। खबर के चलते 20 मार्च को जोमैटो के शेयर में 5% की बढ़त के साथ 165 रुपये 85 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। चौथी खबर, स्टार इंडिया ने लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ आर्बिट्रेशन से जुड़ी कार्रवाई शुरू की है। स्टार इंडिया का आरोप है कि जी एंटरटेनमेंट ने अगस्त 2022 में ICC टीवी राइट्स की सब लाइसेंसिंग से जुड़ी डील की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है। खबर आने के बाद 18 मार्च को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ 142 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 21 मार्च को खबर आई कि एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी की ओर से फंड की हेराफेरी मामले में सुभाष चंद्रा को दिए गए समन पर 3 हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुभाष चंद्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस समन को चुनौती दी थी। हालांकि इस खबर के बावजूद 21 मार्च को जी एंटरटेनमेंट के शेयर में हल्की बढ़त के साथ 140 रुपये 80 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। पांचवी खबर, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में 25% से ज्यादा हिस्सा रखने वाले बर्मन परिवार ने कंपनी के बोर्ड पर दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर चिंता जाहिर की है। बर्मन परिवार ने शेयर बाजार रेगुलेटर से कहा है कि ये नियुक्ति लिस्टिंग नियमों के खिलाफ है और इसके लिए शेयरधारकों से मंजूरी ना लेकर कंपनी ने गलती की है। 19 मार्च को रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 2.25% गिरकर 210 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 21 मार्च को खबर आई कि बर्मन परिवार ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कंपनी केयर हेल्थ इंश्योरेंस की ओर से नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को दिए गए 350 करोड़ रुपए के स्टॉक ऑप्शंस कैंसिल करने की मांग की है। इससे कंपनी के मैनेजमेंट और बर्मन परिवार के बीच विवाद और गहरा गया है। 21 मार्च को रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1% चढ़कर 215 रुपये पर बंद हुआ था। छठी खबर, कर संकट में फंसे फ्यूचर ग्रुप को लेकर इस हफ्ते 2 दिलचस्प खबरें सामने आई। पहली खबर यह है कि फ्यूचर ग्रुप के मालिक किशोर बियानी ने मुंबई के सोबो सेंट्रल मॉल के मालिकाना अधिकार वाली दिवालिया कंपनी बंसी मॉल मैनेजमेंट कंपनी के बैंकों की समिति को 476 करोड़ रुपए की बोली जमा की है, जो कि रुनवाल ग्रुप की 475 करोड़ रुपए की अप्रूव्ड बोली से ज्यादा है। खबर के चलते 19 मार्च को फ्यूचर रिटेल का शेयर 5% के निचले सर्किट पर 2.25 रुपये पर बंद हुआ। 21 मार्च को खबर आई कि पूरी कंपनी को बेचने में असफल रहने के बाद फ्यूचर एंटरप्राइजेस के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने अब इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इंश्योरेंस बिजनेस को बेचने के लिए बोलियां मंगवाई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और M पलोंजी एंड कंपनी ने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए क्रमशः 450 और 300 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। 2 अन्य बिडर्स ने कंपनी की महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई है। 21 मार्च को फ्यूचर एंटरप्राइजेस का शेयर बिना बदलाव के 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अगली खबर, अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट से बुरी खबर आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिलायंस इंफ्रा के खिलाफ 1400 करोड़ रुपए के मध्यस्थता पुरस्कार यानी आर्बिट्रल अवार्ड को लागू करने की मांग करने वाली शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा है। खबर के चलते रिलायंस इंफ्रा के शेयर में 6.5% से ज्यादा की कमजोरी के साथ 239 रुपये 20 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। आठवीं खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में स्वामी रामदेव और पतंजलि के MD आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने को कहा है, क्योंकि कंपनी और आचार्य बालकृष्ण ने पहले से जारी नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया है। इसके अलावा कोर्ट ने बाबा रामदेव को ये बताने के लिए भी नोटिस जारी किया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। खबर के चलते समूह की एकमात्र लिस्टेड कंपनी पतंजलि फूड्स के शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट के साथ 1355 रुपये 25 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई।
9वीं खबर, बुधवार 20 मार्च को खबर थी कि अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस पावर की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी जेसी फ्लावर एआरसी के साथ 2100 करोड़ रुपए के बकाया कर्ज से जुड़ा मामला सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है, जबकि पिछले हफ्ते 3 बैंकों आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और डीबीएस बैंक के साथ सेटलमेंट किया जा चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस पावर का इस वित्त वर्ष के अंत तक कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य है। खबर के चलते 20 मार्च को रिलायंस पावर का शेयर 5% की ऊपरी सर्किट पर 23 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 10वीं खबर, सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी से जुड़े फ्रंट रनिंग मामले में सेबी ने 5 एंटिटीज पर सिक्योरिटीज मार्केट में कारोबार पर बैन के अपने अंतरिम फैसले को बरकरार रखा है। अप्रैल 2023 में आए अंतरिम फैसले के मुताबिक इन एंटिटीज में एलआईसी के एक कर्मचारी और कंपनी के डीलर योगेश गर्ग का नाम भी शामिल था। सेबी के फैसले के बाद एलआईसी ने अब योगेश गर्ग को उनके पद से निलंबित कर दिया है। सेबी ने अपनी जांच में पाया था कि योगेश गर्ग के पास एलआईसी के आने वाले दिनों के ऑर्डर से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी थी जो पब्लिक में सबके पास नहीं थी, और इस जानकारी के आधार पर योगेश गर्ग ने ट्रेड करने के लिए स्वर्गीय वेद प्रकाश गर्ग के अकाउंट का इस्तेमाल भी किया और इन 5 एंटिटीज ने 2.44 करोड़ रुपए का गैर कानूनी मुनाफा कमाया है। 20 मार्च को एलआईसी के शेयर में करीब 1.25% की कमजोरी के साथ 868 रुपये 95 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। 11वीं खबर, अमेरिकी टावर कॉर्प की भारतीय इकाई एटीसी इंडिया ने वोडाफोन आइडिया को 14,400 यानी ज्यादातर ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी ओसीडीज को इक्विटी शेयरों में कन्वर्ट करने के लिए कहा है। 10 रुपये के भाव पर कन्वर्ट किए जाने वाले इन ओसीडीज की वैल्यू 1440 करोड़ रुपए है, जिसके जरिए एटीसी इंडिया को वोडाफोन आइडिया में करीब 3% हिस्सेदारी मिलेगी। आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया की ओर से एटीसी इंडिया को कुल 16,000 ओसीडीज जारी किए गए थे। 20 मार्च को वोडाफोन आइडिया का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर 12 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की, स्टार्टअप अपडेट में, और चलते हैं पहली खबर की तरफ। बीते 2 साल में फ्लिपकार्ट के वैल्यूएशन में $5 अरब या करीब 41,000 करोड़ रुपए की कमी हुई है। फ्लिपकार्ट की यूएस की पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट की ओर से किए गए इक्विटी लेन देन से ये जानकारी सामने आई है। इस जानकारी के मुताबिक जनवरी 2024 के अंत तक फ्लिपकार्ट के वैल्यूएशन घटकर $35 अरब हो गया था, जो 31 जनवरी 2022 के अंत तक $40 अरब था। वॉलमार्ट ने वैल्यूएशन में कमी के पीछे फिनटेक फर्म फोनपे के डीमर्जर का हवाला दिया है। दूसरी खबर, सरकार ने एआई से जुड़े स्टार्टअप्स की फाइनेंसिंग और समर्थन के लिए 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि निश्चित की है और अगले वित्त वर्ष में इस योजना की शुरुआत होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत गठित स्टार्टअप हब के सीईओ जितेंद्र विजय ने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए डिजाइन संबंध प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं के जरिए प्राथमिकता क्षेत्र के लिए एक बड़ा फाइनेंसिंग प्रोग्राम चला रही है। तो इसी के साथ कंपनी नामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा होगा। इस हफ्ते के शो को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, एक जरूरी बात, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस जगत से जुड़ी इस तरह की तमाम बड़ी खबरें पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े शो देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।